Hello, a very good morning to all of you. Welcome to my channel NG Medicals. In this video, we are going to see the disease hyperemesis gravidarum. इस hyperemesis gravidarum को अगर हम लोग ब्रेक डाउन करें तो इसका मीनिंग निकलेगा हाइपर मीन्स होता है बहुत ही ज़्यादा, एमेसिस आपने सुना होगा, एमेसिस मीन्स होता है वॉमिटिंग एंड ग्रेविडरम मीन्स होता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। तो बहुत ही ज़्यादा जब ड्यूरिंग प्रेगनेंसी वॉमिटिंग आने लगती है दैट इज़ नोन एज हाइपरेमेसिस ग्रेविडरम। जैसा कि हम सब जानते हैं कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जैसे ही प्रेगनेंसी कंसीव होती है उस टाइम पे बहुत ही ज़्यादा वॉमिटिंग फील होती है, नॉजिया भी फील होता है, लेकिन डिपेंड करता है कि वो नॉर्मल है कि एबनॉर्मल है। तो आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं कि किस तरह की वॉमिटिंग स्टार्ट होने पर हम उसे एबनॉर्मल कंसिडर करेंगे, ऐसी किस तरह की वॉमिटिंग नॉजिया स्टार्ट हो जाएगा जो कि मदर की हेल्थ को हार्म करना स्टार्ट कर देगा। ठीक है, तो देखा जाए तो वॉमिटिंग इन प्रेगनेंसी दो पार्ट में डिवाइड है, एक सिंपल वॉमिटिंग और दूसरी है हाइपरेमेसिस ग्रेविडरम। सिंपल वॉमिटिंग को हम माइल्डर वॉमिटिंग भी बोलते हैं, लेकिन अगर ये सिंपल वॉमिटिंग बहुत ज़्यादा सीवियर हो जाए, ठीक है, बहुत ज़्यादा क्रोनिक हो जाए, बहुत ज़्यादा लंबे समय तक हो जाए, तो वो कन्वर्ट हो जाती है एक डिजीज़ में जिसको हम लोगों ने हाइपरेमेसिस ग्रेविडरम या सीवियर टाइप वॉमिटिंग बोल दिया है। चलिए आगे देख लेते हैं इसके कैरेक्टरिस्टिक, ऐसा क्या हो रहा है जो कि सिंपल वॉमिटिंग हाइपरेमेसिस ग्रेविडरम में कन्वर्ट हो रही है। तो सबसे पहले डिफरेंस बिटवीन देख लीजिए, ऑल्सो कॉल्ड जो सिंपल वॉमिटिंग है उसको हम लोग मॉर्निंग सिकनेस भी बोलते हैं और एमेसिस ग्रेविडरम भी बोलते हैं। ठीक है, तो मॉर्निंग सिकनेस इसलिए बोलते हैं कि ज़्यादातर मदर को मॉर्निंग में नॉजिया वॉमिटिंग फील होता है, और क्यों होता है ये अभी हम आगे देखेंगे। ठीक है, एमेसिस ग्रेविडरम मीन्स होता है एमेसिस वॉमिटिंग, ग्रेविडरम मीन्स ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। तो वॉमिटिंग ड्यूरिंग प्रेगनेंसी अगर चल रहा है तो इट्स ओके, लेकिन अगर इसमें हाइपर लगा दिया जाए तो ये एक डिजीज बन जाती है। ठीक है, इसको हम सीवियर वॉमिटिंग भी बोलते हैं। नेक्स्ट आ जाओ टाइम टेकन, कितना टाइम लेता है, 12 से 14 हफ्ते लेता है, 12 to 14th वीक। ठीक है, अगर 12 to 14th वीक की अगर आप बात करो, ठीक, 4 4 8 4 12 यानी कि 3 महीने 2 हफ्ते। ठीक है, तो अगर प्रेगनेंसी कंसीव करने के बाद 3 महीने 2 हफ्ते तक वॉमिटिंग आ रही है तो उसको हम नॉर्मल कंसिडर करेंगे, लेकिन अगर उससे ज़्यादा बियॉन्ड जा रही है, उससे ज़्यादा बढ़ रही है और ज़्यादा टाइम ले रही है तो उसको हम लोग हाइपरेमेसिस ग्रेविडरम में उसको एज अ लाइक डिजीज कंसिडर करेंगे। ठीक है, तो आप 3 महीने को फर्स्ट ट्राइमेस्टर भी बोल सकते हो। तो हमारी प्रेगनेंसी नॉर्मली 9 मंथ की होती है। ठीक है, तो हर ट्राइमेस्टर 3 महीने का होता है, 3 3 6 3 9, यानी कि हमारे पास टोटल 3 ट्राइमेस्टर होते हैं। 3 महीने के ड्यूरेशन को हम ट्राइमेस्टर बोलते हैं। पहले के 3 महीने फर्स्ट ट्राइमेस्टर, बीच के 3 महीने सेकेंड ट्राइमेस्टर एंड लास्ट के 3 महीने थर्ड ट्राइमेस्टर। ठीक है, तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर से ज़्यादा अगर वॉमिटिंग जा रही है, यानी कि 3 महीने से कहीं ज़्यादा अगर वॉमिटिंग जा रही है, दैट इज़ नोन एज हाइपरेमेसिस ग्रेविडरम। नेक्स्ट कॉजेज देख लेते हैं। तो फिलहाल के लिए आपके अंदर HCG लेवल, दैट इज इसका फुल फॉर्म है ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन हार्मोन। ये हार्मोन जो है वो प्लासेंटा से रिलीज होता है, निकलता है। ठीक है, और इसका काम है आपकी प्रेगनेंसी को कंटिन्यू रखना। कैसे कंटिन्यू रखना, ये आपकी मेंस्ट्रुएशन साइकिल को यानी पीरियड्स को स्टॉप करके रखता है, इसका ये काम है। तो इसका एक और कॉम्प्लिकेशन भी है, जब ये बढ़ने लगता है ना, तो आपका जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, यहाँ पे मैं आपको दिखा दूं इमेज में, आपका जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है ये देखो HCl, जो कि आपके पेट के अंदर होता है और आपके फूड को डाइजेस्ट करने का काम करता है, तो ये भी बढ़ने लगता है। मतलब मान लो HCG लेवल अगर बढ़ेगा, पीक HCG लेवल होगा, तो इसकी वजह से आपका HCl लेवल यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड आपका ज़्यादा बढ़ने लगेगा, जिसकी वजह से अब वही वो एसिड है तो एसिडिटी कॉज करने का काम करेगा, और एसिडिटी कॉज करेगा तो आपको क्या होगा, वॉमिटिंग आने के चांसेस बढ़ जाएंगे। अगर हाइपरेमेसिस ग्रेविडरम यानी इस डिजीज़ की बात करें तो अभी तक रिसर्चर्स ये पता नहीं लगा पाए हैं कि इसकी क्या वजह है, एग्जैक्ट इसका रीज़न क्या है। ठीक है, तो इसका जो कॉज है अभी तक अननोन है।
ठीक, नेक्स्ट देख लीजिए साइन एंड सिम्टम्स। तो साइन एंड सिम्टम्स, साइंस देख लीजिए इसके। तो ये साइन है प्रेगनेंसी का, यानी कि जैसे ही मदर को वॉमिटिंग आती है, नोजिया आता है, ठीक है, तो उसको हम फर्स्ट साइन ऑफ द प्रेगनेंसी मान सकते हैं, जो कि विजिबल है सबके सामने। जो साइन आता है वो यही होता है, आपने मूवीज़ में भी देखा होगा कि इसको एज अ प्रेगनेंसी का साइन माना जाता है। ठीक, लेकिन अगर ये बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाए तो हम इसे एबनॉर्मल साइन मानते हैं, प्रेगनेंसी का साइन नहीं, इसे एबनॉर्मल साइन मानते हैं और ये मानते हैं कि कुछ तो प्रॉब्लम हो गई है प्रेगनेंसी में। नेक्स्ट है सिम्टम भी की अगर बात करो तो सिम्टम में सिंपल सी चीज़ है, नोजिया वॉमिटिंग फील होगा, लेकिन मॉर्निंग टाइम में सबसे ज़्यादा, इसीलिए इसको मॉर्निंग सिकनेस भी बोला जाता है। ठीक है, मॉर्निंग में सबसे ज़्यादा नोजिया वॉमिटिंग मदर को फील होगा सिंपल वॉमिटिंग के अंडर में। ऐसा क्यों हो रहा है? देखो, रात में डिनर करने के बाद वो आराम से सो गई, ना वो वॉक कर रही है, ना ही वो कोई एक्टिविटी कर रही है, ना ही उसकी कोई एनर्जी यूज़ हो रही है। ठीक है, तो जिसकी वजह से क्या हो रहा है, अंदर गैसियल एक्सचेंज नहीं हो रहा है, गैस बाहर नहीं निकल रही है, एसिडिटी बनने की चांसेस बढ़ रहे हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ों की वजह से जब वो सुबह सो के उठती है तो उसको नोजिया वॉमिटिंग फील हो जाता है। ठीक, साथ ही साथ HCG लेवल जो बढ़ रहा है वो आपके हाइड्रोक्लोरिक एसिड को भी बढ़ा रहा है, इसकी वजह से भी नोजिया वॉमिटिंग उसको मॉर्निंग में फील हो गई होगा। अब इसके सिम्टम क्या है? कंटिन्यूअस वॉमिटिंग देखने को मिलेगी बियॉन्ड 3 मंथ। ठीक है, 3 महीने के बाद तक भी आपको नोजिया वॉमिटिंग देखने को मिलेगी। दिस इज अ सिम्टम ऑफ हाइपरेमेसिस ग्रेविटरम। नेक्स्ट आ जाओ रिजल्ट। इसका क्या रिजल्ट निकला? इसका रिजल्ट निकला कि ये मदर के हेल्थ को अफेक्ट नहीं करता है। अगर सिंपल वॉमिटिंग की बात करोगे तो ये सिंपल वॉमिटिंग मदर की हेल्थ को अफेक्ट नहीं करेगा, उसको कोई हार्म नहीं करेगा। बट अगर आप हाइपरेमेसिस ग्रेविटरम की बात करोगे तो ये एक डिजीज़ कंडीशन है, प्लस ये मदर के हेल्थ को बहुत ज़्यादा अफेक्ट करेगा। क्यों? क्योंकि कंटिन्यूस वॉमिटिंग की वजह से ना ही वो कुछ खा पाएगी, ना ही वो कुछ पी पाएगी, उसके अंदर डिहाइड्रेशन के और बहुत सारे वेट लॉस या कीटोएसिडोसिस ऐसे चांसेस बढ़ जाएंगे, वो बीमार हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं। तो इसका रिजल्ट क्या है कि अफेक्ट कर रहा है मदर की हेल्थ को। ठीक है, इसके कॉम्प्लिकेशंस क्या हैं? नो कॉम्प्लिकेशंस, इसके कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है क्योंकि ये हमारी नॉर्मल कंडीशन है। लेकिन इसके कॉम्प्लिकेशंस हैं बिकॉज ये हमारी एबनॉर्मल कंडीशन है। फॉर एग्जांपल, जब वो खा नहीं पाएगी तो वेट लॉस होगा, जब बहुत ज़्यादा वॉमिटिंग होगी तो उसके डिहाइड्रेशन के चांसेस बढ़ जाएंगे। हॉस्पिटलाइजेशन की अगर बात करें तो सिंपल वॉमिटिंग जो है उसमें हॉस्पिटलाइजेशन की नीड नहीं होती है, एडमिट होने की नीड नहीं होती है, क्योंकि वो अपने आप ही सबसाइड हो जाता है, अपने आप ही डिक्रीज हो जाता है। लेकिन हाइपरेमेसिस ग्रेविटरम में ये प्रॉब्लम कंटिन्यूअस बनी रहती है। अच्छा, अब ये अपने आप डिक्रीज क्यों हो रही है नोजिया वॉमिटिंग? क्योंकि 3 महीने के बाद हमारा जो HCG लेवल है, ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन हार्मोन का जो लेवल है, वो अपने आप ही डिक्रीज होने लगता है। यहाँ पे मैं आपको दिखा देती हूँ। देखो, 12 हफ्ते की हम लोग बात कर रहे थे, 12 से 14 हफ्ते की यहाँ पे आप बात कर सकते हो। यहाँ आप देख सकते हो कि HCG लेवल अब 16 वीक के बीच में हल्का हल्का डिक्रीज होने लगा। 9 से 12 के वीक में, 3 महीने के बीच में, देखो 3 महीने में 25700 था से 28800 इतना था। ठीक है, लेकिन उसके बाद ये अपने आप ही डिक्रीज होने लगा, नंबर्स अपने आप ही डिक्रीज होने लगे, है ना। तो जब HCG लेवल, ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन हार्मोन डिक्रीज हो रहा है आफ्टर 3 मंथ, तो अपने आप ही नोजिया वॉमिटिंग डिक्रीज हो रही है। और अगर ये डिक्रीज ना होकर के कंटिन्यूअस इंक्रीज होता रहा, ठीक है, कंटिन्यूअस अगर ये इंक्रीज आपका HCG लेवल होता रहा तो ये आपका किस में, हाइपरेमेसिस ग्रेविटरम में कन्वर्ट हो जाएगा। चलिए, आई थिंक ये आपको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट देख लेते हैं हाइपरेमेसिस ग्रेविटरम। मेन आ जाते हैं क्योंकि इसी के बारे में हम बात करने वाले थे आज। डेफिनेशन, तो सीवियर टाइप ऑफ वॉमिटिंग है, ये मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि ये एक तरह की सीवियर टाइप ऑफ वॉमिटिंग है। किसकी? कब? जब प्रेगनेंसी है। ठीक है, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी या ऑफ प्रेगनेंसी, जिसकी वजह से विच हैज गॉट द डिलीटीरियस इफेक्ट ऑन दी हेल्थ। डिलीटीरियस इफेक्ट मीन्स होता है कि हेल्थ को बिगाड़ने वाला, यानी कि जानबूझ के हेल्थ को कोई खराब कर रहा है। तो कौन खराब कर रहा है? HCG लेवल आपका खराब कर रहा है। ठीक है, वो इंक्रीज हो रहा है जिसकी वजह से, मतलब नोइंगली, जान के आपकी तबीयत खराब हो रही है। आप समझ लो कि
आपकी बॉडी HCl लेवल को HCG लेवल को इंक्रीज कर रही है, प्लासेंटा HCG लेवल को इंक्रीज करा रहा है, जिसकी वजह से हेल्थ प्रॉब्लम आ रही है। डिलीटीरियस मीन्स होता है मैनुअली कराना, कोई चीज कराई जा रही है, ठीक है। सो डिलीटीरियस इफेक्ट हो रहा है हेल्थ पे, किसकी, मदर की हेल्थ पे, जिसकी वजह से मदर इनकेपेबिलिटी हो रही है मदर की डे बाय डे एक्टिविटी कंप्लीट करने के लिए, ठीक है। मदर को इनकेपेबिलिटी हो रही है डे बाय डे एक्टिविटी कंप्लीट करने के लिए। तो ये थे आपकी डीसी दत्ता की डेफिनेशन। दूसरी डेफिनेशन देख लेते हैं। ये तो मैंने आपको बता ही दिया कि डीसी दत्ता की डेफिनेशन मैंने ली है। सेकेंड डेफिनेशन देख लेते हैं कि हाइपरेमेसिस ग्रेविडरम एक तरह की एबनॉर्मल कंडीशन है। क्यों? क्योंकि ये एक तरह की डिजीज है, दैट्स व्हाई इट इज एबनॉर्मल कंडीशन। अकर्स हो रही है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। ऑब्वियसली प्रेगनेंसी के दौरान नोजिया वॉमिटिंग होता है, जो कि एक्सेसिव चला जा रहा है, बहुत ज्यादा लंबा चला जा रहा है, जिसको हम लोगों ने हाइपरेमेसिस कह दिया है। और ये कब हो रहा है? ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, ठीक है। कैरेक्टराइज्ड बाय, मेनली आप कैसे पहचानोगे कैरेक्टर, इसके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे? परसिस्टेंट कंटिन्यूअस नोजिया वॉमिटिंग चलता रहेगा, टाइम से ज्यादा चलता रहेगा, जिसकी वजह से कॉम्प्लिकेशंस आएंगे लाइक वेट लॉस, डिहाइड्रेशन, और समटाइम्स कीटोन बॉडीज भी एक्टिवेट हो जाएंगी। कीटोन बॉडीज क्या है? देखो, कीटो एसिडोसिस या कीटोन बॉडीज क्या होती हैं? सबसे पहले जब वो वॉमिटिंग कर रही है, कुछ खा नहीं पा रही है, इसकी वजह से क्या हो रहा है कि उसके अंदर एनर्जी नहीं बन रही है। जब ग्लूकोज और फैट की अंदर कमी होने लगती है, उस टाइम पे आपका लीवर जो है कीटोन बॉडीज बनाना स्टार्ट कर देता है, ठीक है। ये कीटोन बॉडीज कुछ टाइम के लिए आपके बॉडी को एनर्जी वगैरह पहुंचाते हैं, उसके बाद ये आपके बॉडी में हार्म करने लगते हैं, क्योंकि ये परमानेंट एनर्जी पहुंचाने का सोर्स नहीं है, ठीक है। तो कीटोन बॉडीज या कीटेन बॉडीज जो भी लिखा हुआ है यहाँ पे, ये क्या है? ये एक तरह का बाय प्रोडक्ट ऑफ ग्लूकोज एंड फैट है। और इसकी वजह से क्या हो रहा है? इसकी वजह से सम टाइम्स के लिए, कुछ लिमिटेड टाइम के लिए मदर को एनर्जी मिलती है, उसके बाद कीटोन बॉडीज हार्म पहुंचाना शुरू कर देते हैं, ठीक है। ये सारी चीजें हो रही हैं। तो ये डेफिनेशन मैंने ली है प्रीति अग्रवाल, विनोद अग्रवाल की बुक से, ओके। नेक्स्ट, इंसिडेंस रेट की अगर बात करो तो 1000 प्रेगनेंसी में कोई एक आपको ऐसी प्रेगनेंसी मिल जाएगी जिसमें हाइपरेमेसिस ग्रेविटरम का केस आपको मिलेगा। तो ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है कुछ भी यहाँ पे, क्योंकि केस संभाल लिए जाते हैं। इटियोलॉजी की बात करें तो मैं पहले आपको बता चुकी हूँ कि जो इटियोलॉजिकल फैक्टर है दैट इज़ अननोन। अभी तक रिसर्च चल रही है कि क्या प्रॉब्लम है। तो रिसर्च के थ्रू कुछ पर्टिकुलर चीज़ों के ऊपर फोकस किया गया है। रिसर्च के थ्रू कुछ चीज़ें पता की गई हैं कि हो सकता है इन सारी चीज़ों के वजह से हाइपरेमेसिस ग्रेविटरम का केस आ रहा है। फॉर एग्जांपल, हार्मोनल थ्योरी, कुछ थ्योरीज हैं जैसे कि हार्मोनल थ्योरीज। तो हार्मोनल थ्योरीज में पहला वाला जो है HCG, ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन हार्मोन, ये तो मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि इंक्रीज होगा, तो इसकी जगह पे इसकी वजह से HCl यानी कि ये जो देखिए यहाँ फूड आया, ये ब्रेक डाउन हुआ और आगे चला गया, तो ये जो ब्रेक डाउन करने वाला लिक्विड है वही है आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो HCG बढ़ जाएगा तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी बढ़ जाएगा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड बढ़ जाएगा तो वो एसिड है तो एसिडिटी कॉज करेगा और नोजिया वॉमिटिंग फील हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा एग्जाम्पल ले लो मोलर प्रेगनेंसी और मल्टीपल प्रेगनेंसी। देखो, जब मल्टीपल प्रेगनेंसी है यानी कि एक से ज़्यादा बच्चे हैं मदर के अंदर, तो HCG लेवल भी उसी हिसाब से बढ़ता चला जाएगा, ठीक है। समटाइम्स हमारी बॉडी या प्लासेंटा रिकॉग्नाइज ठीक से नहीं कर पाता है और HCG लेवल कंटिन्यूस बढ़ता चला जाता है, ठीक, मल्टीपल प्रेगनेंसी में स्पेशली। नेक्स्ट आ जाओ मोलर प्रेगनेंसी। तो यहाँ पे इमेज दिखा देती हूँ मोलर प्रेगनेंसी के आपको। ये देखिए, ये है मोलर प्रेगनेंसी। तो मोलर प्रेगनेंसी मीन्स होता है कुछ इस तरह के फ्लूइड फिल्ड मोल्स बन जाते हैं, छोटे छोटे ये इस तरह के बलून्स बन जाते हैं, ठीक। बेबी की जगह ये बलून्स बन जाते हैं, है ना। तो इसको हम मोलर प्रेगनेंसी बोलते हैं। और कभी कदार प्लासेंटा और बेबी दोनों की जगह ये बलून्स बन जाते हैं, उसको हम लोग कंप्लीट मोलर प्रेगनेंसी बोलते हैं। तो मोलर प्रेगनेंसी की वजह से क्या होता है कि इन बलून्स की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की वजह से क्या होता है कि कभी कदार आपकी बॉडी जो होती है वो डिस्टर्ब हो जाती है, प्लासेंटा डिस्टर्ब हो जाता है और एक्सेसिव HCG लेवल इंक्रीज करने लगता है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं पीक ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन लेवल।
पीक ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन लेवल, पहली चीज तो व्हाट इज ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन। तो ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन प्रेगनेंसी के मेन हार्मोन्स होते हैं जो कि प्रेगनेंसी को कंटिन्यू कराने में हेल्प करते हैं। ठीक है, इन दोनों का काम क्या है कि ये आपकी यूट्रस के अंदर स्ट्रेंथ को इंक्रीज करते हैं, यूट्रस का साइज बढ़ाने में काम करते हैं, और यूट्रस के अंदर ये जो अंदर वाली लेयर है जिसमें प्लासेंटा जा करके अटैच हो जाता है, इस लेयर को भी थिक करने का काम करते हैं, ये सारी चीज़ों को करवाने का काम करते हैं। ठीक है, तो अगर ये ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन अननेसेसरी इंक्रीज हो जाए देन क्या होगा? सीधे सीधे ये आपके कार्डियक स्फिंक्टर्स का फंक्शन डिक्रीज कर देंगे। व्हाट इज दिस कार्डियक स्फिंक्टर? देखो यहाँ पे आप देख सकते हो, ये देखो, ये जो एरिया आपको दिख रहा है, ये ईसोफेगस और आपके स्टमक के बीच का ये जो एंड एरिया आपको दिख रहा है, जंक्शन, इसको कार्डियक स्फिंक्टर बोलते हैं। ओके, तो इसका काम क्या है कि जब फूड अंदर आएगा तो ये ओपन हो जाएगा, फूड को अंदर ले लेगा, ये देखो, और फिर क्लोज हो जाएगा। ठीक, जिससे कि जब डाइजेशन का टाइम आए तो HCl लेवल का बैक फ्लो ना हो जाए। ठीक, तो जब ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन बढ़ जाएंगे, ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन जब बढ़ जाएंगे तो कार्डियक स्फिंक्टर अपना काम करना स्लो कर देगा, यानी कि फूड को यहाँ पे अंदर लेने के बाद ये पूरी तरह से क्लोज नहीं हो पाएगा, और जब ये पूरी तरह से क्लोज नहीं हो पाएगा और जब डाइजेशन यहाँ पे होगा तो HCl लेवल, ठीक है, या गैस जो होती है वो आपके ईसोफेगस की तरफ भागेगी। जब ईसोफेगस की तरफ ये सारी चीज़ें रन करेंगी तो आपको वॉमिटिंग जैसा फील होगा। यही चीज़ यहाँ पे हो रही है, बैक फ्लो ऑफ द स्टमक कंटेंट इनटू द ईसोफेगस, जिसकी वजह से नोजिया वॉमिटिंग हो रहा है। आई थिंक आपको क्लियर हुआ होगा, बहुत इजी लैंग्वेज में मैंने आपको समझाया है। नेक्स्ट थ्योरी देख लेते हैं, साइकोलॉजिकल थ्योरी। साइकोलॉजिकल थ्योरी कहती है कि कभी कदार जब आप किसी चीज़ को कुछ ज़्यादा ही सोचने लगते हो तो आपको लगता है हाँ वही चीज़ हमारे साथ हो रही है। फॉर एग्जाम्पल, कुछ लोग सोचते हैं कि हम बीमार हैं बीमार हैं बीमार हैं, तो वो वाकई में उनकी ब्रेन जो है और उनकी बॉडी स्लो फंक्शन करने लगती है, क्योंकि उन्होंने अपना माइंड मेकअप कर लिया है। साथ ही साथ इनकी ये सोच की, नेगेटिव सोचने की वजह से उनकी जो स्ट्रेस हार्मोन है वो इंक्रीज हो जाता है, और स्ट्रेस हार्मोन आपके बॉडी के फंक्शन को डिले करने का काम करता है। ठीक है, तो इस वजह से यहाँ पे क्या हो रहा है, अगर आप चेंज कर दोगे इन्वायरमेंट को, चेंज इन द इन्वायरमेंट और प्लेस ऑफ द मदर कैन प्रिवेंट द वॉमिटिंग। वॉमिटिंग को आप इस तरह से प्रिवेंट कर सकते हो कि मदर को जिस भी जगह पे अनकंफर्टेबल फील हो रहा है उस जगह से हटा करके कहीं और ले जाओगे तो उनको फ्रेश फील होगा और उनको वॉमिटिंग की प्रॉब्लम कम आएगी, अगर वो बहुत ज़्यादा सोचती हैं कि इस वजह से मुझे वॉमिटिंग हो रही है। ठीक है, नेक्स्ट एलर्जिक रिएक्शन की अगर बात करो तो हो सकता है मदर को किसी फूड आइटम से एलर्जी हो, या वो कुछ खा रही हो ऐसी चीज़ें जिससे उसको एलर्जी हो एंड उसको बार बार नोजिया वॉमिटिंग उस चीज़ से फील हो रहा। इसके अलावा दूसरी थ्योरी देख लेते हैं, डिक्रीज द गैस्ट्रिक मोटिलिटी थ्योरी। ठीक है, कभी कभी गैसियल एक्सचेंज या गैस जो निकलने वाली होती है उसकी जो मोटालिटी है, मतलब मूव करने की जो एबिलिटी है वो डिक्रीज हो जाती है। तो कहीं पर गैस एक जगह भर जाएगी या फंस जाएगी तो आपको नोजिया वॉमिटिंग फील होगा। नेक्स्ट आ जाते हैं डाइट। ठीक है, तो डाइट में अगर आप लो कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, विटामिन B6, B1, ये इस तरह की डाइट अगर आप कम लोगे तो आपकी इंटरनल बॉडी वीक हो जाएगी। जब आपके इंटरनल ऑर्गन्स वीक हो जाएंगे तो आपका डाइजेशन डिस्टर्ब हो जाएगा। ठीक है, डाइजेशन डिस्टर्ब हो जाएगा तो क्या हो जाएगा प्रॉब्लम, आपको अच्छे से डाइजेशन नहीं होगा, गैसियल एक्सचेंज अच्छे से नहीं होगा, एसिडिटी ज़्यादा बनेगी, नोजिया वॉमिटिंग के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो ये थी हमारी कुछ थ्योरीज जो रिसर्च के थ्रू निकाली गई हैं। अब आ जाते हैं रिस्क फैक्टर्स पे। प्राइमी ग्रेविटा, प्राइमी मीन्स होता है पहली बार जो माँ बनी है वो। तो जो पहली बार माँ बनी है, मदर बन रही हैं, वो कहेंगी आई एम प्रेग्नेंट, तो मैं कुछ काम नहीं करूँगी, मैं एक जगह बैठी रहूँगी, मुझे रेस्ट चाहिए, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, ओह मुझे वॉमिटिंग आ रही। इस तरह की कुछ प्रॉब्लम्स जो होती हैं या माइंड मेकअप जो हो जाता है जो पहली बार मदर बन रही हैं, इस वजह से भी उनको प्रॉब्लम्स आएंगी। अब वो ज़्यादा मूव नहीं करेंगी, ज़्यादा काम नहीं करेंगी, ज़्यादा टहलेंगी नहीं, तो क्या हो जाएगा, डाइजेशन प्रॉब्लम आएगी, गैसियल एक्सचेंज अच्छे से नहीं होगा, एसिडिटी भी बढ़ेगी। ठीक है, जिसकी वजह से उनको हाइपरएमेसिस की प्रॉब्लम आ सकती है। प्रीवियस हिस्ट्री ऑफ द डिजीज़, हो सकता है कि इससे पहले भी सेम प्रॉब्लम आई थी और सेम कॉज की वजह से इस बार की प्रेगनेंसी में भी प्रॉब्लम आ गई। नेक्स्ट है फैमिली हिस्ट्री ऑफ द डिजीज़। तो फैमिली हिस्ट्री की वजह से क्या हो सकता है, देखिए हो सकता है कि जो प्रेग्नेंट वोमेन है उसकी मदर को भी सेम प्रॉब्लम आई थी और अब उसको भी वही प्रॉब्लम आ रही है। क्यों? क्योंकि कभी कदार ऐसा होता है कि हमारे जो जीन है वो किसी पर्टिकुलर चीज़ को
रोक नहीं पाते, ठीक है। तो वही जीन तो आगे बच्चों में भी जाते हैं ना। फॉर एग्जाम्पल जैसे वो जो वोमेन है जिसको हाइपर एमेसिस ग्रेविडम हो रखा हुआ है, उसकी मदर को भी हाइपर एमेसिस ग्रेविडम हुआ था उसके टाइम पे। तो मतलब हाइपर एमेसिस के लिए हैंडल करने के लिए उसकी मदर के जो जीन है वो थोड़े से वीक है। इसी तरह से डायबिटीज़ में होता है कि जीन हमारे जीन पे डिपेंड करता है कि हमको कौन सी डिजीज़ हो सकती है कौन सी नहीं। मतलब मोस्ट ऑफ हमारे जीन स्ट्रांग है तो वो इम्यून सिस्टम को भी स्ट्रांग रखेंगे, हमारे अंदर लड़ने की ताकत या कैपेबिलिटीज को भी स्ट्रांग रखेंगे, सेल्स को स्ट्रांग रखेंगे, ठीक है। तो जैसे डायबिटीज में होता है कि डायबिटिक कोई फादर मेरे अगर डायबिटीज़ है उनको, ठीक है, तो उनके जीन डायबिटीज़ की प्रॉब्लम को रोक नहीं पाए और सेम जीन मेरे अंदर आए हैं तो मेरे भी जीन डायबिटीज़ के बेसिस पे वीक है, मुझे भी डायबिटीज़ हो सकती है। यही प्रॉब्लम इसमें भी आ सकती है। नेक्स्ट आ जाते हैं मल्टीपल प्रेगनेंसी। इसको मैं ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन कर ही चुकी हूँ, मोलर प्रेगनेंसी को ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। अनप्लान प्रेगनेंसी की अगर बात करें तो हो सकता है कि प्लानिंग ना की गई हो और सडन प्रेगनेंसी कंसीव हो गई हो और हेल्थ स्टेटस मदर का वीक हो। क्या पता मदर माल नरिश्ड हो, न्यूट्रिशन प्रॉब्लम हो, क्या पता मदर एनीमिक हो, क्या पता मदर अच्छे से डाइट नहीं ले रही हो, क्योंकि प्रेग्नेंट होने से पहले डाइट प्लान वगैरह सब बताया जाता है, ठीक, जिसकी वजह से अंदर इंटरनल ऑर्गन्स वीक हैं उसके और उसको अच्छे से डाइजेशन नहीं हो रहा है और एसिडिटी की प्रॉब्लम आ रही है और इस वजह से हो सकता है नोजिया वॉमिटिंग की प्रॉब्लम भी आएगी। नेक्स्ट आ जाते हैं पैथोफिजियोलॉजी की अगर आप बात करें तो सारी इटियोलॉजी की वजह से या रिस्क फैक्टर्स की वजह से या किसी भी थ्योरी की वजह से अल्टीमेटली आपके इंटरनल हार्मोन्स में चेंजेस आएंगे ही आएंगे, ठीक है। जैसे कि आपका HCL हो गया, सॉरी HCG हार्मोन हो गया, ईस्ट्रोजन हो गया, प्रोजेस्टेरॉन हो गया, ठीक है। इन सारे हार्मोन्स में प्रॉब्लम्स आएगी ही आएगी, ओके। अब हार्मोन्स में प्रॉब्लम आने की वजह से दो चीज़ों में प्रॉब्लम आएगी। एक तो आपका कार्डियक स्फिंक्टर डिक्रीज हो जाएगा जो कि मैंने आपको बता दिया, और दूसरा इंक्रीज द HCL लेवल आपका बढ़ जाएगा, ठीक। अब इन दोनों प्रॉब्लम्स की वजह से क्या होगा कि कार्डियक स्फिंक्टर, जब आपका कार्डियक स्फिंक्टर अच्छे से काम नहीं करेगा तो आपका डाइजेशन के टाइम पे बैक फ्लो ऑफ दी क्या होगा, कंटेंट हो सकता है, ठीक है, बैक फ्लो कंटेंट हो सकता है, जिसकी वजह से नोजिया वॉमिटिंग फील हो सकता है। सेम प्रॉब्लम इसमें भी आ रही है, जब आपका HCL लेवल, हाइड्रोक्लोरिक एसिड लेवल बढ़ रहा है, जिसकी वजह से आपकी जो एसिडिटी है वो बढ़ रही है और नोजिया वॉमिटिंग आ रही है। दोनों चीज़ें अगर प्रोग्रेस कर गई बियॉन्ड फर्स्ट ट्राइमेस्टर, स्टार्टिंग के 3 महीने और 2 हफ्ते के बाद भी अगर ये दोनों चीज़ें प्रोग्रेस करती रहीं, दैट इज नोन एज हाइपरेमेसिस ग्रेविडरम। नेक्स्ट आ जाते हैं, अब ये सारी चीज़ों की वजह से क्या क्या साइन एंड सिम्टम्स या क्लिनिकल फीचर्स देखने को मिलेंगे। सिंपल सी चीज़ है, आपको विजिबल नोजिया वॉमिटिंग देखने को मिल ही रहा है, ठीक है, एक्सेसिव नोजिया वॉमिटिंग। बट आप नोटिस क्या करोगे, फर्स्ट ट्राइमेस्टर से ज़्यादा तो नहीं जा रहा है नोजिया वॉमिटिंग, ठीक है। तो नोजिया वॉमिटिंग अगर रिमेन यानी कि रुक रहा है, कंटिन्यू चल रहा है आपका फर्स्ट ट्राइमेस्टर के बियॉन्ड, आफ्टर फर्स्ट ट्राइमेस्टर भी ये आपको देखने को मिल रहा है, तो इट विल कन्वर्ट इनटू हाइपरेमेसिस ग्रेविडरम। अब इतना ज़्यादा नोजिया वॉमिटिंग होगा तो वो कुछ खा नहीं पाएगी, पी नहीं पाएगी, वेट लॉस होगा, साथ ही साथ डेली एक्टिविटी नहीं कर पाएगी क्योंकि ऑलरेडी वो कुछ खा नहीं रही है, वो वीक है, उसको बार बार वॉमिटिंग हो रही है, वो थक रही है, एग्जॉस्ट हो रही है, डिहाइड्रेटेड हो रही है, तो वो डेली डे बाय डे एक्टिविटी नहीं कर पाएगी। भूख नहीं लगेगी क्योंकि जब हमारे अंदर कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो हमारा ब्रेन उस प्रॉब्लम पे ज़्यादा फोकस करने लगता है और कुछ कम नेसेसरी चीज़ों से ब्लड सप्लाई को डिक्रीज कर देता है, ठीक है। तो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम की जो ब्लड सप्लाई होगी वो थोड़ी सी डिक्रीज हो जाएगी और आपकी जो हंगर होगी वो भी डिक्रीज हो जाएगी। डिक्रीज द यूरिन आउटपुट, क्यों, क्योंकि पानी नहीं जा रहा है अंदर, इवन वो बाहर आ रहा है, डिहाइड्रेशन हो रहा है। तो जब वाटर इनटेक ना हो करके वाटर बाहर आ रहा है विद द हेल्प ऑफ द वॉमिटिंग, तो कहाँ से यूरिन बनेगा, है ना। नेक्स्ट आ जाते हैं पेन इन एपिगैस्ट्रिक एरिया। पहली चीज़ तो एपिगैस्ट्रिक एरिया आपको मैं दिखा दूं, ठीक, बार बार वॉमिटिंग करने की वजह से, ये देखिए एपिगैस्ट्रिक रीजन कौन सा है, ये वाला एपिगैस्ट्रिक रीजन होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या हो रहा है, बार बार रिगर्जिटेशन हो रहा है ना, बैक फ्लो हो रहा है और यहाँ पे आपको इरिटेशन भी हो रही है, ओके। इरिटेशन होने की वजह से वॉमिटिंग आ रही है और यहाँ पे प्रेशर बहुत ज़्यादा पड़ रहा है जिसकी वजह से आपको एपिगैस्ट्रिक पेन हो रहा है। नेक्स्ट आ जाते हैं फिजिकल एंड इमोशनल स्ट्रेस।
क्यों? क्योंकि उसको बहुत ज़्यादा टेंशन है कि कहीं उसके बेबी को कुछ हार्म ना हो जाए, इस वजह से वो इमोशनली स्ट्रेस्ड है और फिजिकली स्ट्रेस्ड इसलिए क्योंकि बार बार उसको वॉमिटिंग आ रही है, वो कुछ खा नहीं पा रही है, वीक होती चली जा रही है। डिजीनेस मीन्स चक्कर आने लगेंगे, जब कुछ खाएगी नहीं तो चक्कर आ सकते हैं। और रेस्टलेसनेस फील हो सकता है क्योंकि वो रेस्ट नहीं कर पा रही है, बार बार वॉमिटिंग के लिए भाग रही है। इसके अलावा जब डिहाइड्रेशन आ जाएगा तो उसके सिम्टम्स थोड़े से सीवियर हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि आपके बॉडी में पानी की कमी हो गई है। सो इंक्रीज द हार्ट रेट मोर देन 100 बीट्स पर मिनट। ठीक है, यानी कि आपको ट्रैकीकार्डिया हो सकता है। टैकीकार्डिया में क्या होता है कि हार्ट जो है वो तेज़ी से धड़कने लगता है, बीट करने लगता है। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि देखो आपका जो ब्लड है वो 92% आपके वाटर से मिलके बनता है। अंदर हो गई है वाटर की कमी, तो इसके अंदर ब्लड ठीक से नहीं जा पा रहा है। जब इसके अंदर ब्लड ठीक से नहीं जा पा रहा है तो इसके ऊपर वर्कलोड बढ़ रहा है। ब्लड को बाहर निकालने का यानी कि जो पूरे बॉडी में भेजने का जो वर्कलोड है वो बढ़ रहा है। वर्कलोड बढ़ने की वजह से ये तेज़ तेज़ बीट करने लगा कि जल्दी जल्दी जितना भी ब्लड आ रहा है तेज़ से बीट करो, तब जा कर के तेज़ से कंप्रेस करो, अपने आप को कॉन्ट्रैक्ट करो, तब जा कर के वो कम ब्लड जो है आगे बढ़ पाएगा। भाई कोई कम चीज़ होगी तो आपको उसको जो है आगे बढ़ाने के लिए प्रेशर ज़्यादा लगाना पड़ेगा, और ज़्यादा चीज़ है, ठीक है, तो उसके लिए प्रेशर, वो तो चीज़ ही ज़्यादा है तो वो उसका फ्लो भी ज़्यादा होगा तो प्रेशर कम लगाना पड़ेगा, तो इसका वर्कलोड बढ़ रहा है। ठीक है, दैट इज़ ट्रैकीकार्डिया। देन हाइपोटेंशन हो रहा है। क्यों? देखो हाइपोटेंशन में क्या हो रहा है कि जो बीपी है वो डिक्रीज हो रहा है। ब्लड प्रेशर डिक्रीज क्यों होगा? क्योंकि ब्लड के अंदर पानी की कमी हो गई है, तो ब्लड थिक हो गया है। ठीक है, तो उसको आगे बढ़ाने के लिए पानी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, वाटर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इस वजह से वाटर की कमी होने की वजह से ब्लड का जो फ्लो है, ब्लड का जो प्रेशर है वो ऑटोमेटिकली डिक्रीज हो गया। इन सारी चीज़ों की वजह से सनकन आइज देखने को मिलेंगी। जब डिहाइड्रेटेड हो जाती है बॉडी तो आइज जो है आपकी बीमार सी सोई सी लगती है, दैट इज सनकन आइज। ड्राई टंग आपको वाइट कलर की ड्राई देखने को मिलेगी क्योंकि पानी की कमी हो रही है। फैटीग और वीकनेस, थकान बहुत ही ज़्यादा देखने को मिलेगी। प्यास बहुत ज़्यादा लगेगी। क्यों? क्योंकि आपका जब आपकी बॉडी से वाटर बाहर निकल रहा है तो आपका ब्रेन जो है आपको थर्स्ट ज़्यादा लगाएगा, प्यास ज़्यादा लगाएगा, जिससे कि डिहाइड्रेशन सीवियर कंडीशन में ना चला जाए और मदर की डेथ ना हो जाए। ठीक है, फीवर आ सकता है। फीवर इसलिए आएगा क्योंकि आपकी बॉडी जो है वो थक रही है ना। आपकी बॉडी बार बार आप जा रहे हो, फिजिकली एक्टिविटी आपकी बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गई, आपकी थकान हो गई, इस वजह से फीवर आने के चांसेस बढ़ गए। डार्क कलर यूरिन आएगा। डार्क कलर यूरिन इसलिए आएगा, बहुत ज़्यादा डार्क यूरिन आएगा क्योंकि पानी की कमी है ऑब्वियसली, तो डार्क कलर यूरिन आपको देखने को मिलेगा। आई थिंक आपको ये क्लियर हुआ होगा पूरा टॉपिक जितना भी मैंने अभी तक पढ़ाया है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। फॉर एग्जाम्पल डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन, मेडिकल मैनेजमेंट, नर्सिंग डायग्नोसिस, प्रिवेंशन एंड कॉम्प्लिकेशंस। ठीक है, तो टिल देन बाय बाय, टेक इन, हैव अ नाइस डे। अगर आपको मेरी क्लास समझ में आती है, मेरे वीडियो समझ में आते हैं, या मेरा एक्सप्लेनेशन समझ में आता है, या मेरे नोट्स अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि कहीं ना कहीं तो आपको बेनिफिट मिल ही रहा है ना, तो उसके लिए प्लीज़ आप मेरे चैनल को ज़रूर आगे बढ़ाइए। टिल देन बाय बाय, टेक इन, हैव अ नाइस डे।